Hello student, I myself Gurmeet Singh, assistant professor at ABSIT Engineering College. Today I am going to start my video lecture on embedded system whose code is BOE062. Students, I will start my topic with the following. What is the system? Before we go to embedded system, we need to understand what is system. System is the collection of all the components or parts working together to give the desired output. It means in any systems, all the components is working together, then we can get the desired output. And every system has its input as well as its output. So input is processed by the system to give the output. For example, this is the system. This system take input and give output. What is more important thing here कि किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे वर्किंग होने चाहिए. अगर मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इस रूम के अंदर सीलिंग फैन है, अगर मैं उसका एग्जांपल लेता हूं तो उसके अंदर उसकी कुछ इनपुट है, इनपुट में इलेक्ट्रिक एनर्जी है और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी है. मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इसके साथ साथ वो जो सिस्टम है वो प्रोसेस करता है. अगर हम और समझें कि इसके अंदर सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहली चीज हमें समझ आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी समझ आती है. और हमें क्या समझ आता है, एक वायर, स्विच, रेगुलेटर, इसकी बॉडी, इसके अंदर वाइंडिंग, आर्मेचर, कैपेसिटर. अगर वो सारे कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं तो ही हम होप कर सकते हैं कि हमें हवा मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म के अंदर आउटपुट आएगी. इसके साथ साथ हमारे पास डेली लाइफ के अंदर भी कुछ एग्जांपल हैं. जैसे बात करता हूं मैं कार की. कार क्या लेती है, इनपुट के अंदर फ्यूल लेती है, तभी उसका इंजन क्या है वो वर्क कर पाता है. वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेता हूं तो वॉशिंग मशीन के अंदर भी इनपुट है, उसके क्लॉथ है, ठीक है, डिटर्जेंट है, तो आउटपुट क्या मिलेंगे हमें, वॉश क्लॉथ मिलेंगे जो है. ठीक है, और सबसे बड़ी बात इस सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या है, इनपुट है जो डेटा कीबोर्ड से लेता है और उसे आउटपुट कंप्यूटर प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है. ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम के अगर सारे कंपोनेंट वर्क करेंगे तो ही हम होप कर सकते हैं कि हमारे डिजायर्ड आउटपुट मिल सकती है. डिजायर्ड आउटपुट हर कंडीशन के अंदर अलग अलग होती है. अब इसके साथ साथ हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं. सिस्टम समझ आ गया कि एम्बेडेड सिस्टम क्या है और ये सिस्टम से किस तरीके से अलग है. एम्बेडेड सिस्टम की अगर बात करते हैं तो एम्बेडेड सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर and some mechanical parts to work. This embedded system is the combination of hardware plus software plus mechanical parts to work and some mechanical parts to work. And this embedded system can be part of the any larger system. इसका एग्जांपल लेते हैं ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन. उस ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन के अंदर एक हार्डवेयर होगा. इस हार्डवेयर पे हम बात करते हैं कि हार्डवेयर मस्ट बी अ माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड. जो हार्डवेयर होगा इसमें माइक्रो कंट्रोलर होगा या माइक्रो प्रोसेसर होगा. अगर स्मॉलर एप्लीकेशन है तो उस कंडीशन के अंदर माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे. अगर एप्लीकेशंस ज्यादा हैं तो माइक्रो प्रोसेसर यूज करेंगे. अब उस हार्डवेयर के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ कोड भी लिखना पड़ेगा. जैसे मैंने एग्जांपल लिया है इसके लिए ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन. ये जो मशीन है ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करती है. और आई एम सेइंग दिस ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. तो इस ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन के अंदर कुछ चिप है. जो चिप है वो क्या है, वो एक हार्डवेयर है और वो उसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है. और इसके साथ साथ जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कोई एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट रहता है. और उसके लिए हमें पर्टिकुलर क्या करना पड़ता है, कोडिंग करनी पड़ती है ताकि वो स्पेसिफिक जिस पर्पस के लिए हम उसे बना रहे हैं उस पर्पस के लिए हमें आउटपुट दे सके जो है. तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन. इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं.
जिसको हम इस कैटेगरी में ले सकते हैं। हमारा जो मोबाइल फोन है वो भी एक पार्ट है एम्बेडेड सिस्टम का। हम इसके साथ साथ अब आगे चलते हैं, हम चलते हैं कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर होने चाहिए। दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो फर्स्ट पार्ट जो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, इट इज शुड बी अ सिंगल फंक्शन। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हार्डवेयर माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर रहना चाहिए, और यहां पर जो मैंने पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बोली है ये क्या है, सिंगल फंक्शन है। इसका मतलब है कि जो कोई एम्बेडेड सिस्टम है, इट इज स्पेसिफिक फॉर अ स्पेशल टास्क। इट इज स्पेसिफिक फॉर अ स्पेशल टास्क, यानी कोई भी हमारा एम्बेडेड सिस्टम किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाया जाता है। जैसे यहां पर, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था, ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन है, तो उसका काम क्या है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। अगर मैं सोचूं कि उससे मैं कम्युनिकेट भी कर सकूं, तो कम्युनिकेशन उससे पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर मैं बात करता हूं पेजर, जिसमें मैसेज आते हैं, तो वो पेजर जो है वो पेजर का ही काम करेगा, इसे हम दूसरे काम नहीं ले सकते। तो एवरी embedded system is dedicated for a single function. It cannot be used for any other purpose. Second part is the real time operation. Real time operation. Real time operation means every embedded system has and it should be operated in the real time for its design. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लेना चाहता हूं, जैसे हमारे पास एयर बैग हैं। एयर बैग हमें कहां मिलते हैं, कार के अंदर। अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करता हूं, तो एयर बैग का काम क्या होता है, एयर बैग को एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए ओपन होना होता है। लेकिन जब यहां पर ऐसी इंटेंसिटी आती है, इसके लिए भी एक माइक्रो कंट्रोलर चिप लगी होती है, जो क्या करती है, एक इंटेंसिटी और जर्क को सेंस करती है। अगर उस इंटेंसिटी के लिए एयर बैग नहीं ओपन हुआ, तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा। यानी इसे जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, उसे उसी टाइम के लिए, अगर एक्सीडेंट के बाद ओपन होता है एयर बैग, तो इसका मतलब है उसका एम्बेडेड सिस्टम के अंदर उसका फंक्शन ही गलत हो जाएगा। यानी वो काम तो करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ऑपरेट नहीं करेगा। जैसे कार के अंदर ही हम बात करते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इसको भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ओपन होना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम कंस्ट्रेंट्स। टाइम कंस्ट्रेंट्स, जैसे इसके अंदर हम कुछ बात करते हैं कि हमारा एम्बेडेड सिस्टम का कॉस्ट, साइज, परफॉर्मेंस एंड पावर रिक्वायरमेंट कितना रहेगा, परफॉर्मेंस और पावर रिक्वायरमेंट कितना रहेगा। अगर हम बात करते हैं आज के टाइम के अंदर किसी भी एम्बेडेड सिस्टम या सिस्टम को लेने जाते हैं, हम देखते हैं कि साइज कम होता जा रहा है डे बाय डे, और उसके अंदर एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं, और उसका कॉस्ट कितना रहता है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, या उसमें जो पावर रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पावर सेविंग होना चाहिए। अगर वो स्मॉल एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारी स्मार्ट वॉच है, तो उसके अंदर पावर रिक्वायरमेंट कम रहेगी। अगर मैं किसी और एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल लेता हूं, जैसे रोबोट है, तो उसके अंदर पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी पावर कंजम्पशन उसके अंदर लीस्ट होनी चाहिए, ताकि उसका बैकअप ज्यादा से ज्यादा रह सके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी जो सिस्टम है वो रिलायबिलिटी रहनी चाहिए। रिलायबिलिटी क्या होनी चाहिए, 100% रहनी चाहिए, ताकि आप उस प्रोडक्ट को परचेज करो and your trust on the product is 100%. If you are using that product, that your reliability on that product is 100%. मतलब आप उसे जिस पर्पस के लिए आप उसे यूज कर रहे हो, चाहे वो आपका वॉशिंग मशीन है, चाहे आपके एम्बेडेड, चाहे आपकी ब्लड प्रेशर मशीन है, या जो भी एप्लीकेशंस मैंने बात करी है, जिस भी पर्पस के लिए रिलायबिलिटी रहनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कोई भी जो सिस्टम है उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
का कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा और लेता हूं, मैं एक नए एग्जांपल पे मूव करता हूं। सपोज आई वांट टू डिजाइन वन एम्बेडेड सिस्टम टू मेजर द टेम्परेचर and it is the digital thermometer. I am saying once again saying the digital thermometer is an example of embedded system. तो उसके लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही देखना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर में आपको उसके अंदर कोड इस तरीके से करना पड़ेगा कि आपकी रेंज, जो आप जिस रेंज के लिए डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पस जिसके लिए भी आप डिजाइन कर रहे हैं, वो रेंज सुटेबल रहनी चाहिए। यानी हार्डवेयर के साथ साथ उसका सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए जो जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम उसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ साथ अगर बात करते हैं, मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी रहती है। हम जो भी डेटा यूज करते हैं, उस डेटा अगर हमारे पास सपोज ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन है, तो उसके अंदर अगर हम जितने टाइम भी हम उसे मॉनिटर करते हैं तो उसका बैकअप भी होना चाहिए। तो इस पर्पस के लिए कोई भी जो सिस्टम है उसके अंदर रैम और रोम का होना जरूरी है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड इट इज वॉलेटाइल इन नेचर। इट इज वॉलेटाइल इन नेचर मींस जब तक बैकअप है तो ये काम करेगी। ठीक है, इसके साथ साथ जब बैकअप नहीं है, पावर नहीं है, तो इसकी रैम का भी कोई सिग्निफिकेंस, इसके अंदर जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है। अगर हम रैम को भी अगर कैटेगराइज करें तो ये डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम के अंदर यूज की जा सकती है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है इसके भी कैटेगरी करते हैं, पी रोम, ई प्रोम, प्रोग्रामेबल रोम। और ये क्या रहती है, ये जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है वो इसके अंदर परमानेंट नेचर का डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करके देता है, जिसे BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो हमारा वेंडर, हमारा मैन्युफैक्चरर स्टोर करता है, तो इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा रहता है वो परमानेंट इन नेचर रहता है। तो ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट पार्ट यूज करेंगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द, बाय वन डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। तो जैसा कि हमने पहले देखा है कि कंपोनेंट्स के अंदर हमने बोला है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये कॉम्बो होना चाहिए। इसको मैं एक पर्टिकुलर प्रोसेसर के थ्रू दिखाता हूं, लेकिन इसके साथ अगर ध्यान दें, अगर जैसे मैंने ब्लड प्रेशर मॉनिटर मशीन की बात की थी, तो उसके अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके अंदर इनपुट का प्रोविजन भी रहता है। जब रैप करते हैं उसमें सेंसर्स लग रहे होते हैं, तो वो पार्ट हमारा क्या आता है, वो इनपुट डिवाइसेस के लिए, जहां से वो क्या लेता है, डेटा को इनटेक करता है, इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो हमें सीधा साधा सा चीज नजर आती है वो उसका LCD नजर आती है, जहां पर हमें क्या नजर आता है कि वो जहां पर हम उसका सिस्टोलिक डायस्टोलिक रेट देखते हैं, अप डाउन चेक करते हैं ब्लड प्रेशर का, तो वो नजर आते हैं। ऐसा एक एग्जांपल है, हर एग्जांपल के लिए क्या है कि कुछ ना कुछ आउटपुट रहती है। अगर इसके साथ साथ हम और चीजों को भी नोटिस करते हैं, तो एक पार्ट जो अभी हमने देखा कि हर एम्बेडेड सिस्टम के अंदर मेमोरी का एक स्पेशल रोल होता है, जिसके अंदर जैसे मैंने बोला रैम और रोम, ताकि हम जो भी डेटा एग्जीक्यूट करते हैं वो उसके अंदर स्टोर रह सके और उसको हम कुछ टाइम बाद देख सके अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं। इसके साथ साथ कोई भी एम्बेडेड सिस्टम है वो किसी दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सके। जैसे आज के टाइम में हमारे पास मोबाइल फोन है, इसे कम्युनिकेट करवाने के लिए हमारे पास क्या जरिए रहता है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, HDMI केबल है, ताकि वो दूसरे सिस्टम के साथ, तो वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक के साथ साथ
कम्युनिकेशन इंटरफेस भी उसमें होना चाहिए, कम्युनिकेशन इंटरफेस भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन इंटरफेस का मीनिंग है कि वो डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर सके और अपना डेटा उनको प्रोवाइड कर सके। यहां पर मैंने लिखा है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड। सीपीयू तो हार्डवेयर में आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ एक पार्ट और रहता है जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए वो एप्लीकेशन बनाई जाती है। इसके बाद ये सारे बेसिक कंपोनेंट हैं जो हम देखते हैं किसी भी एम्बेडेड सिस्टम में होने चाहिए। इसके बाद एक टॉपिक हम और लेंगे जिसके अंदर वी विल सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम, कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम, और वी कैन से दैट द टिपिकल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। जैसा कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आज ब्लड प्रेशर मॉनिटर, अगर आपने देखा हो तो हम उसे रैप करते हैं, तो रैप करते वक्त उसमें कुछ ना कुछ सेंसर्स रहते हैं जो डिटेक्ट करते हैं। अब डिटेक्ट क्या करते हैं, जो हमारी वेन्स में ब्लड प्रेशर का फ्लो है वो सेंसर क्या करता है, उसे डिटेक्ट करता है। अब उस फ्लो का चलना वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल को अगर हम किसी भी डिवाइस की बात करते हैं तो डिवाइस में इंटरेक्ट करने के लिए जो सबसे मेजर पार्ट रहता है वो क्या रहता है, वो सेंसर रहता है जो उस फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये जो सेंसर होता है इसे दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म and we can say that it convert the physical quantity into the electrical form। जैसे टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए टेम्परेचर सेंसर रहेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं और बोलते वक्त मुझे अपनी साउंड को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोफोन रहेगा। अगर हाथ में माइक होता तो ये जो साउंड सिग्नल है वो किस में बदल रहा होता। तो सबसे पहला जो पार्ट है जो हम देखते हैं वो क्या रहता है, सेंसर रहता है जिसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जैसा कि हमने देखा था कि हमारा सीपीयू सिर्फ उसे क्या चाहिए, एक डिजिटल डेटा चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म आ रही है दैट इज एनालॉग इन नेचर, तो ये जो सीपीयू है ये उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है हम क्या बोलते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो क्या करेगा इस एनालॉग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल। हम जैसा कि जानते हैं डिजिटल फॉर्म क्या रहती है, 0-1 की फॉर्म में रहती है, जिसको हमारा जो सीपीयू है वो रीड कर सकता है। सीपीयू एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे इस सीपीयू के साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिस भी टास्क के लिए। तो यहां पर हमने क्या देखा, इस एडीसी ने उसे कन्वर्ट कर एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और प्रोसेसर उसे प्रोसेस करेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल आज ले रहा हूं ब्लड प्रेशर मॉनिटर, तो इसका काम क्या है, उस ब्लड को जो फ्लो हो रहा है उसका रेट चेक करना, अप रेट और डाउन रेट चेक करना। तो और ऐसा हमारे पास जिस भी पर्टिकुलर टास्क के लिए वो डिजाइन किया गया एम्बेडेड सिस्टम वो उसका प्रोसेस करेगा। जैसा कि यहां पर हमारे पास डिजिटल फॉर्म आई है, इसका अपोजिट जो रहता है वो रहता है डिजिटल टू एनालॉग। प्रोसेसर के बाद जो आउटपुट आएगी उसका नेचर भी क्या रहेगा, 0-1 फॉर्म में रहेगा। तो दोबारा से, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कन्वर्ट करने के बाद हमें ज्यादातर जो सिग्नल होते हैं उसे एनालॉग फॉर्म के अंदर ही प्रोसेस करते हैं। तो यहां पर हमें एक रिवर्स कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो दोबारा से डिजिटल से एनालॉग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। और इसकी जो लास्ट स्टेज रहती है वो एक्चुएटर रहती है। एक्चुएटर वो पार्ट होता है जहां पर हमें एक्चुअल में आउटपुट मिलती है। हर कंडीशन में एक्चुएटर किसी किसी जगह पर कोई मैकेनिकल पार्ट हो सकता है। अगर मेरा रोबोट है, अगर रोबोट से मैं कुछ काम ले रहा हूं तो यहां पर एक्चुएटर का काम फिजिकल मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट से वो जो उसके पार्ट्स होगा, अगर काम उसका मूवमेंट है, हैंड्स मूवमेंट है तो वो काम करेगा, अगर मैं जिस भी पर्पस के लिए मैंने डिजाइन किया है। इसके साथ साथ दो चीजें और रहती हैं, एक पावर के लिए जैसा हम जानते हैं कि पावर के लिए हम रेक्टिफायर यूज करते हैं। ज्यादातर हमारी एनर्जी
एसी फॉर्म में होती है, उसे हम एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं, रेक्टिफायर लगाते हैं। रेक्टिफायर में आप हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज, एज पर कन्वीनियंस, जो भी आप, अगर नहीं है तो एक बैटरी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पर जो एक, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि हमारा जो मेमोरी है वो होनी चाहिए जहां पर हम सारा का सारा डेटा क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। तो इस सिस्टम से हम क्या समझते हैं कि कोई भी एम्बेडेड सिस्टम किस तरीके से प्रोसेस करता है, उसके अंदर सेंसर्स का क्या रोल रहता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या काम करते हैं, और किस तरीके से हमें लास्ट स्टेज के अंदर आउटपुट मिलती है। तो ये इस ब्लॉक डायग्राम से हम एक सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। अगर इन डिफरेंट कंपोनेंट्स पे काम करें, या हम सीपीयू की जगह पर कोई आर्डिनो बोर्ड लेते हैं, और उस आर्डिनो बोर्ड के अंदर, जैसा कि मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड्स में लिखा कि हार्डवेयर के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन रहता है। उस हार्डवेयर को जब सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो एक्चुअल आउटपुट हमें मिलती है। तो इसी के साथ ही हम ये बोलते हैं कि किस तरीके से हमें फाइनल आउटपुट मिलती है। थैंक यू।